बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जवेरिया सदीक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया और यहाँ पर जो हमारे जो सियासी हमायदीन मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया कि वो भी आए। यहाँ पे हम सब आज अपने दोस्त साथी और भाई अरशद शरीफ साहब की तीसरी बरसी के मौका पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मुझसे पहले भी जिन लोगों ने बात की और मेरे बाद भी जो लोग बात करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि उसमें शिकवा शिकायत है, इसलिए कि इंसाफ नहीं मिला। और इंसाफ के लिए शायद अगर कोशिश की जाती, अगर हुकूमत की तरफ से और मुतलका इदारों की तरफ से, तो शायद हमारे लहजों में इतनी तलखी ना होती। लेकिन न सिर्फ ये कि इंसाफ फ्राहम नहीं किया गया, बल्कि इंसाफ फ्राहम करने के लिए जिसने भी कोई कोशिश की तो उसको न सिर्फ डिस्करेज किया गया बल्कि डराया धमकाया भी गया। तो अब यहाँ पे मतीउल्लाह जान साहब ने अरशद शरीफ साहब के साथ जो उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं वो शेयर किए। मैं भी बहुत से वाक़यात शेयर कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात आपको बताऊँगा कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से गए ज़रूर थे, पहले वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात जो है वो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने ये कहा जी कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया गया। लेकिन मुझे वो एक रात याद है जिस दिन कुछ दोस्त जो हैं उसको ये फोर्स कर रहे थे कि यार आप वीज़े तो लगवा लें, कम से कम यूके का वीज़ा लगवा लो, यूएसए का वीज़ा लगवा लो, तुम्हारे तो पासपोर्ट पे वीज़ा ही नहीं है। तो उसने बड़े ही तजाहल आरफाना के साथ ये कहा कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, और यकीनन वो भागने वालों में से नहीं था और वो खुद नहीं गया, खुद जाने के लिए वो तैयार नहीं था। उसको दोस्तों ने फोर्स किया, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे दोस्त जो आखिरी दिनों में अरशद शरीफ पब्लिकली बहुत कम नज़र आते थे। आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। उसकी हेयरिंग रात को 11:30 बजे रखी जस्टिस अतर मिनल्ला ने। तो हम बहुत से दोस्त वहाँ पे गए, तो अरशद शरीफ उस दिन अदालत में पेश होना चाहते थे, लेकिन उनको रोका गया कि आप अदालत में ना आए क्योंकि ये अदालत के बाहर से आपको गिरफ्तार कर लेंगे। और फिर उनके एक दोस्त थे और वकील भी थे, अभी भी वो हयात हैं, बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब आखिरी दिनों में जब अरशद शरीफ पाकिस्तान में थे तो काफ़ी अरशद शरीफ के साथ रहते थे। शुएब रज़ाक साहब ने ही अरशद शरीफ की वो पिटीशन भी दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कि अरशद शरीफ ने मुतालबा किया था कि हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। तो शुएब रज़ाक साहब को एक मैसेज आया, और उस मैसेज में ये कहा गया कि अरशद शरीफ जो है इसको हम नंगा करके सड़कों पे घसीटेंगे। तो वो जो मैसेज है वो अभी तक उस साहब जिन्होंने मैसेज भेजा था वो इतने निडर और बेबाक हैं, उन्होंने आज तक वो मैसेज डिलीट नहीं किया, और वो शुएब रज़ाक साहब के पास मौजूद है। तो इसीलिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, हमने दरख्वास्त की कि जी अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ताकि वो जो मैसेज आया था उस समेत कुछ दीगर शवाहिद जो हैं वो जुडिशल कमीशन के सामने रखे जाएं और अरशद शरीफ को इंसाफ मिले। लेकिन वो जो पटिशन थी उसको 1 साल तक फैसला महफूज रखा गया और फिर वो रिजेक्ट हो गई। अब कहा यह जाता है जी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ये कैसा मामला है जो जिसकी एक हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, और उसके बाद हेयरिंग ही नहीं हुई। एक दफ़ा इस केस को ऐलान किया गया कि इसकी हेयरिंग होगी, लेकिन फिर उसकी समाअत ही नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस वक्त अक्टूबर 2022 में जिन लोगों ने अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया, वो लोग आज भी इतने ताकतवर हैं कि वो इस केस को आगे नहीं चलने दे रहे। तो अरशद शरीफ की शहादत के बाद से भी पिछले 3 साल में
तकरीबन 16 सहाफ़ी जो है पाकिस्तान में वो टारगेट किलिंग का निशाना बने, और जिन पर झूठे मुकदमे बने उनकी तो तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब अरशद शरीफ साहब शहीद हुए तो उस वक्त भी उन पर 16 झूठे मुकदमात थे। और जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमने पटिशन दायर की थी उसमें जवेरिया सिद्दीक साहबा भी बाद में पार्टी बन गई थी, तो उस केस की समाअत के दौरान जज साहब जो है उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से पूछा कि ये बताइए कि अरशद शरीफ पे कितने मुकदमे थे। तो उन्होंने फ़ाइल खोली और फाइल से बताया जी 16 मुकदमे थे। और उन्होंने पूछा कि ये कौन कौन से मुकदमे हैं। उन्होंने कहा जी सारे मुकदमे इस्लामाबाद में नहीं है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में है। उनकी नौयत पूछी तो नौयत मिलती जुलती थी। बाज़ मुकदमात जो हैं उसके जो मुदई थे, वो मुदई जो है वो उनके नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें से एक आदमी जो है उसने 2021 में मेरे खिलाफ भी दरख्वास्त दी, मेरे खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा कराया उसने, और भी बहुत से लोगों के खिलाफ मुकदमे कराए हुए हैं। तो वो जो है ना वो सबको पता है कि वो लोग किसके कहने पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो अदालत ने ये पूछा कि ये बताइए कि वो कौन से गवाहान हैं जिनकी गवाही जो है वो FIR में बयान की गई है, और अगर अरशद शरीफ पर आपने गद्दारी के और दहशत गर्दी के मुकदमे बनाए हैं तो मुद्दई के बारे में तो चले हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें गवाह भी लिखे गए हैं। गवाह कौन से हैं? तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने जो तफसील अदालत में बताई, उसके बाद फिर जज साहब ने कहा जी मैं फ़ैसला महफूज करता हूँ, और फिर 1 साल तक फ़ैसला महफूज रहा। और फिर 1 साल के बाद जब फ़ैसला आया तो पाकिस्तान की सहाफ़त मज़ीद गैर महफूज हो गई, क्योंकि इंसाफ ही नहीं मिला। इंसाफ हम क्या मांग रहे थे? जुडिशल कमीशन बना दें। तो इसलिए अब यहाँ पर कुछ सिवारे सियासी कायदीन भी मौजूद हैं, वो भी कहते हैं जी पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई हुई है, और अरशद शरीफ भी यही मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और जो बात मैंने आपको पहले बताई कि वो उनको इसलिए कीनिया में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया कि उन्होंने पाकिस्तान वापस आने का फैसला कर लिया था, और पाकिस्तान वापस आके उन्होंने ये चीज़ शेयर की अपने कुछ दोस्तों के साथ कि अगर मुझे सहाफ़त नहीं करने दी जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं सड़कों पे शो किया करूँगा। तो उनका पाकिस्तान वापस आना जो है वो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया। तो इसलिए उनको कीनिया में इंतहाई बहीमाना जालमाना अंदाज में शहीद किया गया। और जिस फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है उसमें वाज़े तौर पे उसमें भी कहा गया है कि ये टारगेट किलिंग थी। और बाद में जो कीनिया की एक कोर्ट का फ़ैसला आया है जिसकी जो पटिशनर थी वो जवेरिया सिद्दीक साहबा थी, तो उसमें भी ये कहा गया कि ये टारगेट किलिंग है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके कातिल मज़ीद 2 साल 3 साल बचते रहेंगे, लेकिन सबको पता है कातिलों के बारे में। तो आज नहीं तो कल उन्होंने बेनकाब तो होना है। बेनकाब तो वो अभी भी है हमारे सामने, लेकिन वो दुनिया के सामने और अपनी फैमिलीज़ के सामने भी बेनकाब ज़रूर होंगे, इसलिए कि वो बड़े बेबाक हैं और उन्होंने अभी तक वो मैसेज डिलीट नहीं किया जो उन्होंने बैरिस्टर शुएब रज़ाक को भेजा था। और मैं समझता हूँ कि वो मैसेज जो है वो जिसने भेजा है वो अगर कभी पकड़ा गया तो फिर वो ये भी बताएगा कि ये मैसेज भेजने का उसको हुक्म किसने दिया था। और जब वो हुक्म देने वाला भी पकड़ा जाएगा तो फिर जो उसके पीछे बंदा था वो भी पकड़ा जाएगा। ये 3 लोग हैं, इन्होंने पकड़े ज़रूर जाना है, आज नहीं तो कल पकड़े ज़रूर जाएंगे। और जब पकड़े जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरशद शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी का असल ज़िम्मेदार कौन है। अफसोस ये है कि इस नाइंसाफ़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक फ़रीक का किरदार अदा कर रही है। शेम। बहुत शुक्रिया।